आप देख रहे हैं टीडीटी इंडिया। रूस व्यापार निपटान के लिए चीनी मुद्रा का उपयोग करने वाला एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक राष्ट्र ग्रीनबैक के विकल्प तलाश रहे हैं। जब रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया गया और यूक्रेन संघर्ष के आलोक में देश को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से काट दिया गया, तो मॉस्को ने युआन सहित अन्य निपटान विकल्पों की ओर रुख किया। हालांकि चीनी मुद्रा का उपयोग करने में रूस किसी भी तरह से अकेला नहीं है। हाल के वर्षों में कई अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने युआन का उपयोग शुरू कर दिया है या ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं। जैसे जैसे रूस और ग्लोबल साउथ के कई देश तेजी से बढ़ते सनकी डॉलर आधिपत्य से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, युआन की प्रमुखता बढ़ना तय है। युआन के उपयोग के मामले में रूस सबसे आगे है। पश्चिमी वित्तीय प्रणाली के तेजी से बढ़ते कठोर हथियारीकरण का खामियाजा भुगतने के बाद, जिसने अनिवार्य रूप से रूस को यूरो और डॉलर के निपटान से बाहर कर दिया है, मॉस्को तेजी से विदेशी व्यापार में युआन का उपयोग कर रहा है। रूस के केंद्रीय बैंक से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2023 तक 34% रूसी आयात और 25% निर्यात में चीनी मुद्रा का उपयोग किया गया था। उस वृद्धि का कुछ हिस्सा चीन से बढ़े हुए आयात के कारण है, लेकिन तीसरे देशों से आयात को निपटाने के लिए युआन का उपयोग चीन के केंद्रीय बैंक के साथ खुली स्वैप लाइनें में भी वृद्धि हुई है। हालांकि रूस में युआन की पैठ व्यापार निपटान से कहीं आगे तक जाती है। अपतटीय युआन लेन देन के लिए रूस अब तीसरा सबसे बड़ा समाशोधन केंद्र है। युआन मॉस्को एक्सचेंज पर सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा बन गई है, जबकि पहला युआन मूल्य वाला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जनवरी 2023 में एक्सचेंज पर लॉन्च किया गया था। 2022 के अंत में पुनर्गठन के बाद अब युआन का रूस के संप्रभु धन कोष में अधिक प्रमुख स्थान है। इसका उद्देश्य तथाकथित मित्र देशों, जो प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं, कि मुद्राओं में रूस के जोखिम को कम करना है। इस बीच कई प्रमुख रूसी कॉर्पोरेट्स ने पिछले 2 वर्षों में युआन मूल्य वाले बॉन्ड जारी किए हैं, एक ऐसा कदम जो व्यापार से परे मुद्रा के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। एल्यूमिनियम की दिग्गज कंपनी रुसेल युआन बाजार में प्रवेश करने वाली पहली थी, उसके बाद तेल प्रमुख रोसनेफ्ट और सोने की खनन कंपनी पॉलिस थी। चीन और अर्जेंटीना ने 2014 में $11 अरब की द्विपक्षीय स्वैप लाइन खोली थी। इससे दोनों देशों को पूर्व निर्धारित ब्याज दरों और विनिमय दरों पर मुद्राओं का आदान प्रदान करने की अनुमति मिलती है। अप्रैल 2023 में अर्जेंटीना ने चीनी आयात के भुगतान के लिए युआन में $1 और 4 बिलियन का उपयोग किया। बाद में ब्यूनस आयर्स को अधिक धनराशि तक पहुंच प्रदान करने के लिए सीमा बढ़ा दी गई। अर्जेंटीना के लिए, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया है और जिसके डिफॉल्ट इतिहास ने निवेशकों को उधार देने से कतरा दिया है, युआन फंडिंग तक पहुंच कभी कभी एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा रही है। अर्जेंटीना ने आईएमएफ को ऋण चुकाने के लिए भी युआन का उपयोग किया है। पहली बार किसी दक्षिण अमेरिकी देश ने ऋण दायित्वों को निपटाने के लिए चीनी मुद्रा का उपयोग किया है, और यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो व्यापार निपटान से परे युआन के व्यापक उपयोग का द्वार खोल सकता है। अगस्त 2023 की आईएमएफ स्टाफ कंट्री रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन के साथ स्वैप लाइन अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपलब्ध स्वैप लाइनों को रिजर्व के रूप में गिना जा सकता है और ऋण चुकाने के लिए अल्पकालिक तरलता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और वित्त आयात। अर्जेंटीना के बेहद कम विदेशी मुद्रा भंडार के मद्देनजर यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने में चीन की भूमिका के बावजूद, नवस्थापित राष्ट्रपति जेवियर माइली ने खुद को चीन से दूर करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि उनका देश अब कम्युनिस्ट शासन के साथ काम नहीं करेगा और कथित तौर पर चीनी सरकार की तुलना एक हत्यारे से की जा रही है। उद्धरण अर्जेंटीना मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसके आलोक में 21 दिसंबर 2023 को चीन ने स्वैप लाइन को तब तक वापस ले लिया जब तक कि माइली बीजिंग के साथ रचनात्मक रूप से काम करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित नहीं करती। अर्जेंटीना में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने रिपोर्टों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। सस्ती फंडिंग का नुकसान अर्जेंटीना के लिए एक कठिन समय में आया है, जो गंभीर वित्तीय संकट और अनियंत्रित मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। पिछले दशक में चीन ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के साथ जो कई स्वैप लाइनें खोली हैं, उनमें से कोई भी निश्चित रूप से उतनी जोर से नहीं गूंजी जितनी पिछले नवंबर में सऊदी अरब के साथ पहुंची थी। इस लाइन की कीमत 50 बिलियन युआन $6 और 98 बिलियन है। हालांकि यह राशि दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा के सापेक्ष बड़ी नहीं है। तथाकथित पेट्रोडॉलर प्रणाली की उत्पत्ति में सऊदी अरब की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये कदम अत्यधिक प्रतीकात्मक है।
इसके अलावा कई विश्लेषकों का मानना है कि यह स्वैप लाइन केवल शुरुआत है और पाइपलाइन में बीजिंग और रियाद का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। चीन ने 2011 में सऊदी अरब के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और उस वर्ष $64 बिलियन से अधिक मूल्य के सामानों का आदान प्रदान किया। इसके बाद देशों में कारोबार बढ़ रहा है, जो 2022 में $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया। सऊदी अरब 2020 में चीन का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, हालांकि 2023 में रूस ने किंगडम को पीछे छोड़ दिया। सऊदी अरब के लिए मुद्रा विनिमय सौदा उसके विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने का एक अवसर है। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक के रूप में सऊदी अरब लंबे समय से तेल लेन देन के लिए मुद्रा के मुख्य स्रोत के रूप में अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है। मई 2022 की वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि दोनों देश युआन में सऊदी तेल के चीनी आयात को शुरू करने के बारे में बातचीत कर रहे थे। अभी तक कुछ भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हाल ही में खोली गई स्वैप लाइन स्पष्ट रूप से इस तरह के कदम के लिए आधार तैयार करती है। सऊदी तेल की कीमत युआन में बदलने से पेट्रोडॉलर को झटका लगेगा, जो 1970 के दशक से डॉलर के प्रभुत्व का एक प्रमुख आधार रहा है, जब रियाद केवल डॉलर में कीमत पर सहमत हुआ था। फरवरी 2023 में ब्रासीलिया और बीजिंग ब्राजील में युआन समाशोधन व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे। इस प्रकार बस्तियों में चीनी मुद्रा का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके तुरंत बाद ब्राजील को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम के चीनी समकक्ष तक पहुंच प्रदान की गई। अप्रैल में चीन और ब्राजील एक मुद्रा विनिमय समझौते पर पहुंचे जिसने डॉलर को मध्यस्थ के रूप में पूरी तरह से हटा दिया। उस महीने चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने वैश्विक व्यापार में डॉलर की प्रमुख भूमिका की आलोचना की। प्रत्येक देश को व्यापार के लिए डॉलर से क्यों बांधना चाहिए? किसने तय किया कि डॉलर होगा दुनिया की मुद्रा? हालांकि ब्राजील का 90% से अधिक विदेशी वाणिज्य अभी भी डॉलर में है, अन्य मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस बीच ब्राजील की युआन मूल्य वाली विदेशी मुद्रा संपत्ति 2022 के अंत तक कुल 5.37% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो यूरो को पीछे छोड़ते हुए ब्राजील की युद्ध छाती में दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा बन गई। सिर्फ 5 साल पहले ब्राजील के पास कोई युआन होल्डिंग्स नहीं थी। रूस की तरह ईरान को अनिवार्य रूप से पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया गया है और लंबे समय से विकल्प की तलाश में है। चीन ने 2012 में युआन में भुगतान के साथ ईरान से कुछ तेल खरीदना शुरू किया और दोनों देश व्यापार के स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि, जैसा कि ईरानी अर्थव्यवस्था मंत्री एहसान खंडोजी ने स्वीकार किया है, चीनी मुद्रा के उपयोग को आसान बनाने के लिए बहुत काम बाकी है। इस बीच 2018 में अधिक प्रतीकात्मक मूल्य वाले एक संकेत में ईरान ने अपने आधिकारिक मुद्रा दर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर डॉलर को युआन से बदल दिया।